हेलो नमस्कार विद्यार्थियों दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा टेंथ के विद्यार्थियों के लिए है। और टेंथ विद्यार्थियों का जो विज्ञान का सबसे प्रचलित या सबसे पॉपुलरिटी के रूप में जाना माना टॉपिक्स है और वो हमारा है रसायन। विद्यार्थियों, रसायन क्या है और रसायन के अंदर आने वाले वो आपके एसिड, बेस एंड साल्ट, ये जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं विद्यार्थियों अम्ल, क्षारक एवं लवण। विद्यार्थियों, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से बोर्ड क्लास के लिए आज की स्पेशल क्लास रहेगी, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके जितने भी इस रसायन, अम्ल एंड क्षार एंड साल्ट के बारे में जो भी आपका कंफ्यूज है उस कंफ्यूज को दूर कर देंगे हम। लेकिन विद्यार्थियों, आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना। और विद्यार्थियों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी पीछे ना रहे। और सबसे पहले आपके जो देख रहे हो उसके तरफ एक दाएं तरफ कॉलम के अंदर एक सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको भी क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की कि सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों अम्ल रसायन क्या होते हैं। रसायन, सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन की। ये रसायन क्या है विद्यार्थियों, जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल्स। विद्यार्थियों, हमारे दैनिक जीवन के अंदर 24 घंटों के अंदर एक भी ऐसा समय नहीं है, एक भी एक ऐसी सेकंड नहीं है जो इन रसायनों के बिना हम रह सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन के अंदर छोटे से लेकर के जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने का काम भी इन रसायनों का होता है। यदि देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे घरेलू उपयोग, यातायात उपकरण, खाने पीने की, चिकित्सा, औषधि, कृषि क्षेत्र या खेलने कूदने की या पाठ्य पुस्तक सामग्री, अन्य जितनी भी सामग्रियां हैं वो किसी न किसी रूप रसायन में मिल करके बनी होती है। इसी के रूप के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रकृति के अंदर रसायनों को मूलतः 3 रूपों में, 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? रसायनों को वैज्ञानिकों ने मूलतः कितने भागों में बांट दिया? मूलतः 3 भागों में बांट दिया या 3 रूपों में बता दिया। 3 रूपों में। विद्यार्थियों, वो 3 रूप कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, वो हमारे 3 रूप है। सबसे पहला आपका है एसिड, जिसको बोलते हैं अम्ल, जिसको विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? अम्ल। दूसरा जो आपका है वो है क्षारक और जिसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बेस। और तीसरा विद्यार्थियों है जिसको बोलते हैं लवण और इसको बोलते हैं साल्ट। विद्यार्थियों, ये हमारे जो 3 रूप है, इन रूपों को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, अंत तक जुड़े रहना। आपके जितने भी जो भ्रम है इस रसायन के बारे में वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा अम्ल। अम्ल विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि बात करें इस अम्ल की, तो अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विद्यार्थियों, अंग्रेजी में इसको अम्ल को अंग्रेजी में अम्ल को विद्यार्थियों एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और इसकी मीनिंग है ACID, एसिड कहते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस एसिड शब्द का सबसे पहले किस भाषा के अंदर प्रयोग हुआ? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, एसिड शब्द ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा के एसिडस, ग्रीक भाषा एसिडस, ठीक है ना? ग्रीक भाषा एसिडस से मिलकर बना है। और विद्यार्थियों, जिसका अर्थ होता है
एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का क्या होता है अर्थ? खट्टा। खट्टे का मतलब है कि अम्ल होता है, यदि वो स्वाद में देखा जाए तो अम्ल सदैव स्वाद में खट्टे होते। तो ये इसकी नॉर्मल जानकारी। विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि इसके बारे में थोड़े से प्रारंभिक इसके गुणधर्म की बात करें, अम्ल के प्रारंभिक गुणधर्म जो विशेष रूप से हम शुरुआत में इसके गुणों की पहचान करते हैं, तो विद्यार्थियों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल होते हैं वो जेली विलियन के अंदर H+ हाइड्रोजन आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल का जो pH स्केल के अंदर मान होता है वो 7 से 0 तक होता है। अब उसमें अम्ल, कुछ अम्ल दुर्बल भी होते हैं और कुछ अम्ल प्रबल भी होते हैं। तो ये मुख्यतः 3-4 प्रारंभिक गुणधर्म होते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से देखते हैं फिजिकल तौर पे। अब ध्यान देना, सबसे पहला था कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं विद्यार्थियों? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे, याद रखना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरे विद्यार्थियों याद रखना, ये नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में, किस पत्र में? लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को किस में कर देते हैं? लाल में कर देते हैं। तीसरी यदि बात करें तो ये ध्यान देना कि जेली विलियन में H+ आयन देते हैं। जेली विलियन में H+ आयन, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन, इस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं विद्यार्थियों, याद रखना। और चौथी यदि बात करें तो अम्ल का pH स्केल में इसका जो मान होता है, स्केल में मान वो विद्यार्थियों याद रखना 0 से 7 तक होता है। कितने तक होता है? 7 तक होता है। और ये इसके कुछ सामान्य गुणधर्मों की बात है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो अम्ल होता है उसके प्रारंभिक गुण के बाद यदि हम देखा जाए कि कौन से अम्ल इस जेली विलियन के H+ के आधार पर, आयन के आधार पर कौन से अम्ल वो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं और कौन से अम्ल जो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं, तो एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है आर्यनियन। सन 1887 के दौरान इसने एक सिद्धांत दिया था। उसमें हम देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो जेली विलियन में H+ आयन देते हैं, लेकिन इसी के आधार पर वो एक प्रबल और दुर्बल के नाम से जानते हैं। उससे पहले हम अम्लों के कुछ नॉर्मल उदाहरण पढ़ेंगे कि अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं। अब यदि अम्ल की बात करें, अम्ल के एग्जाम्पल, अम्ल के उदाहरण विद्यार्थियों ध्यान देना, अम्ल के उदाहरण की बात करें तो विशेष रूप से हम 2 उदाहरण की बात करेंगे। एक तो आपके प्राकृतिक अम्ल, कौन से अम्ल? प्राकृतिक अम्ल। और दूसरे विद्यार्थियों इसमें आपका पढ़ेंगे हम कृत्रिम अम्ल। कौन से अम्ल? कृत्रिम अम्ल। याद रखना, प्राकृतिक अम्ल का मतलब है कि ऐसे अम्ल जो हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम आर्टिफिशियल एसिड का मतलब है होते हैं कि हमें प्राकृतिक के अलावा प्रयोगशाला में निर्मित अम्लों को हम कृत्रिम अम्ल के नाम से जानते हैं। अब प्राकृतिक अम्ल की बात करें तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल की यदि बात करें तो आपके एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि सिरका, नाम सुना भी होगा, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरी यदि बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वो विद्यार्थियों इमली के अंदर पाया जाता है, जो आपने कभी खाते भी हो। और इमली का एक मैं प्रयोग बता देता हूँ कि जब हमारे राजस्थान के अंदर ज़्यादा गर्मियों के टाइम में अप्रैल और मई के समय में जो आंधी, जिसको लू के नाम से जानते हैं, जब लू लग जाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमली और नींबू का सेवन किया जाता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका होता है
रोज़ाना घर के अंदर उपयोग लेते हैं वो आपके टमाटर होते हैं। टोमाटो, उस टोमाटो के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको हम कह सकते हैं टोमाटो या टमाटर। टमाटर के अंदर आप दूसरी विद्यार्थी याद रखना सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। अब विद्यार्थी ध्यान देना सिट्रिक अम्ल क्या होता है? सिट्रिक अम्ल एक नींबू और दूसरा संतरा, जो हम एक शीतल पेय बना, ठंडा, जो गर्मियों के टाइम में ये यूज़ लेते हैं, जो नींबू का रस पानी के अंदर घोल करके एक ठंडक बनाते हैं, जो हम नींबू का उपयोग करते हैं, उसके अंदर जो अम्ल होता है वो आपका कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल, जिसको हम बोल सकते हैं नींबू और वह संतरा। नींबू व संतरा। विद्यार्थियों कभी कभी इसके अंदर ये भी आता है कि इसको एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कार्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये विटामिन सी के अंदर पाया जाता है, इस कारण इसको विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो नींबू और संतरा ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपने हर कोई जिसके घरों के अंदर गायें भैंसें वगैरह होती है वो तो रोज़ाना खाते हैं, या जो रोज़ाना दही का सेवन कर रहे हैं उस दही के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो विद्यार्थियों आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब यदि हम बात करते हैं मेलिक अम्ल, कौन सी अम्ल? मेलिक अम्ल। तो मेलिक अम्ल आपके जो प्राप्त होता है वो आपको सेव से होता है। किससे होता है? सेव, जैसे जम्मू कश्मीर की सेव है उसके अंदर आपका मेलिक अम्ल होता है। इसके अलावा और भी है, जैसे मेथेनोइक अम्ल, या जिसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, मेथेनोइक अम्ल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये मेथेनोइक अम्ल होता है, ये चींटी के डंक, किसका डंक? चींटी, नाम सुना भी होगा, चींटी का डंक। कभी कभी आपको चींटी डंक मारती है तो सूजन आ जाती है, जलन होती है, तो वो इस अम्ल के कारण ही होता है। इसको फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके इसमें अम्ल थे। और भी बहुत सारे ऐसे अम्ल है, जैसे एक नेटल का पौधा, उसमें उसके अंदर भी आपके फॉर्मिक अम्ल होते हैं। मधुमक्खियाँ वगैरह होते हैं उसके अंदर भी फॉर्मिक अम्ल होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि इसी के अंदर यदि एसिटिक इसकी बात करें, इसमें जंतु में कौन सा है और पादप में कौन सा है? तो ये पादप के अंदर टार्टिक, ये भी पादप के अंदर, ये भी पादप, ये भी पादप, और ये जंतु के अंदर एनिमल्स, और ये प्लांट्स 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 प्लांट्स, और ये भी आपके प्लांट्स, और ये एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो कहने का मतलब है कि अम्ल हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है और पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो आपके प्राकृतिक नेचुरल एसिड हो गए। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम अम्ल की बात करें। कृत्रिम अम्ल कौन से हैं जो लैब के द्वारा तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं? तो विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे हैं, ध्यान देना आप सभी। अब इसमें आपने सुना भी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक लैब के अंदर भी तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले आपका है HCl, जिसको विद्यार्थियों बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, ठीक है ना। याद रखना जिसका pH मान सबसे प्रबल अम्ल होता है। दूसरा आपका H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखना, ठीक है ना। और तीसरी बात करते हैं तो HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। और चौथा आपका है H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, याद रखना। और फिर आगे है H2CO3, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे अम्ल है और भी है, जैसे CH3, COOH, H2, हाँ HCOOH, ऐसे जो लगभग आपके कृत्रिम अम्ल, और कुछ इसमें ऐसे अम्ल भी होते हैं जो प्राकृतिक अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल होते हैं, ये भी प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। तो ये तो आपके थे अम्लों के एग्जाम्पल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, अम्लों को उसकी प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर देखा जाए कि कौन से ऐसे अम्ल है जो प्रबल है और कौन से ऐसे अम्ल है जो दुर्बल है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि अम्ल की बात करें तो अम्ल की बात करें, आरेनियंस एक वैज्ञानिक था आपके, आरेनियंस के अनुसार
सन 1887 के अंदर उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन देते हैं, अपघटित होकर H प्लस क्या देते हैं, आयन देते हैं, उसे विद्यार्थियों अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछते हैं। अब ध्यान देना कि जो अम्ल होते हैं वो क्या सभी अम्ल H प्लस पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं या नहीं होते हैं? तो विद्यार्थी ध्यान देना, एग्जाम्पल यदि समझते हैं तो जैसे आपका हाइड्रोक्लोराइड एक्वा है, ठीक है ना। अब ये जलीय विलयन के अंदर अपघटित होगा तो अपघटित होने के बाद हाइड्रोजन H प्लस और क्लोरीन, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन H प्लस है। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अपघटित होंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर धनायन आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। इसके ऊपर जो H प्लस आयन दिया है इसका मतलब है कि ये क्या है, अम्लीय। क्या है? अम्लीय। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इस जलीय विलयन में H प्लस आयन का अपघटित कोई पूर्णत हो जाता है और कोई पूर्णत नहीं होता है। इसके आधार पर ये अम्ल आपके होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है विद्यार्थियों परबल अम्ल। कौन सा होता है? परबल अम्ल, ठीक है ना, परबल अम्ल। और दूसरा विद्यार्थियों होता है दुर्बल अम्ल। कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। अब विद्यार्थियों परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझना। परबल अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल जो जल के अंदर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं या प्रोटॉन का पूर्ण रूप से प्रोटॉन दाता है, जितने भी प्रोटॉन है वो पूर्ण रूप से वो क्या कर देता है, दान कर देता है। तो ध्यान देना कि H प्लस आयन पूर्णतः अपघटित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो पूर्णतः जब अपघटित हो जाता है ऐसे अम्ल को किस नाम से जानेंगे? परबल अम्ल के नाम से जानेंगे। और परबल अम्ल के उदाहरण की यदि बात करें तो सबसे परबल अम्ल होता है आपका HCl और उसके बाद आपका होता है HNO3 और उसके बाद आपका होता है HNO3, HCl और H2SO4। ये मुख्यतः 3 अम्ल होते हैं, वो एकदम क्या होते हैं, परबल होते हैं। लेकिन पीएच स्केल के आधार पर देखा जाए तो जो परबल अम्ल जिसका मान 0 से 7 से 0 की ओर आ रहा है तो जिसका मान 0 है वो सबसे परबल अम्ल है। और 0 जिसका पीएच मान किसका है, 0 पीएच मान आपके HCl का। किसका है? HCl का पीएच मान 0 है। इसलिए अम्लों का सबसे परबल अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा क्या है, परबल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि दुर्बल अम्ल क्या है। तो दुर्बल अम्ल वो है जो जलीय विलयन के अंदर, वे अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन को पूर्णतः अपघटित नहीं करते हैं, जो जल के अंदर पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं, हाइड्रोजन को पूर्ण तरीके से अपघटित नहीं करते हैं, ऐसे अम्ल को किस नाम से जानेंगे? दुर्बल। इसको अनायनित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनायनित होना। अब ध्यान देना कि वे जो H प्लस आयन को पूर्णतः अपघटित नहीं करते हैं, पूर्णतः अपघटित या इसको हम बोल सकते हैं अनआयनित नहीं करते हैं, उसे किस नाम से जानेंगे? वे दुर्बल अम्ल के नाम से जानेंगे। और दुर्बल अम्ल के अंदर यदि देखा जाए तो कौन कौन से उदाहरण है आपके? फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, CH3COOH है, या फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, या फिर कार्बोनिक अम्ल है H2CO3। ये अम्ल होते हैं, ये आपके दुर्बल होते हैं। और दूसरी बात यदि देखा जाए तो इसमें पीएच स्केल के आधार पर देखा जाए तो जिसका पीएच मान 7 के समकक्ष में है, मतलब 5 से 7 या 4.5 5 से 7 है, वो दुर्बल अम्ल के रूप में होते हैं। परबल अम्ल का मतलब है कि जैसे जैसे 7 से 0 की ओर आएंगे, जैसे ये पीएच स्केल है और उस पीएच स्केल में ये आपका 7, ये 0 और ये 14, तो ये आपका उदासीन है। बीच वाला कौन सा? उदासीन। जिस मतलब 7 से 0 और आएगा तो वो परबल अम्ल
होगा, और शाह से चबदा की ओर जाएगा तो वो प्रबल सार होगा। क्या होगा? प्रबल सारक होगा। तो ये आपके प्रबल और दुर्बल के अंदर पीच स्केल के आधार पर देखा जाए। और लेकिन आर्यनियंस के आधार पर देखा जाए तो जो जल के अंदर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं तो वो प्रबल है, और जल के अंदर पूर्णतः अपघटित नहीं हो रहे हैं तो वो आपके दुर्बल कहलाएंगे विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, आगे हम बात करते हैं कि ये अमल के बारे में। आगे हम अमल के बारे में उस कुछ सिद्धांत भी पढ़ेंगे, जैसे ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत, लुईस अमल का सिद्धांत, वो क्या होते हैं तो उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक सार के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ध्यान देना, दूसरा आपका है सारक। कौन सा है? सारक। सारक क्या विद्यार्थियों? सारक दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सारक। सारक को बोलते हैं बैस विद्यार्थियों। सारक को किस नाम से जानते हैं? बैस के नाम से जानते हैं। सारक क्या होते हैं? जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, उसी प्रकार सारक को भी अंग्रेजी में बैस के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इसका प्रारंभिक गुणधर्म देखा जाए, इसका प्रारंभिक गुणधर्म देखा जाए, प्रारंभिक गुणधर्म या मूल, इसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं तो प्रारंभिक गुण इसका है, जिस प्रकार हमने देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों सारक होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारक स्वाद में कड़वे होते हैं। सारक स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये क्या करता है, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीले लिटमस में, नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। याद रखना विद्यार्थियों, अमल का उल्टा है। अमल किसको करता है? अमल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। लेकिन विद्यार्थियों याद रखना कि जो सारक होता है वो आपको और लाल लिटमस पत्र को किस में करता है? नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। तीसरी यदि इसकी बात करें तो ये जलीय विलयन के अंदर जो आपका सारक है, ये जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन में OH माइनस आयन। अब विद्यार्थी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। OH को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन? सारक। जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और चौथे की यदि बात करें तो ध्यान देना कि इसको स्पर्श करने पर, स्पर्श या इसको विद्यार्थियों ध्यान देना सूने पर, सूना का मतलब हाथ लगाना, जैसे सुई मुई का पौधा होता है उसको सूते हैं ना, उसी प्रकार सूना, स्पर्श करना। तो स्पर्श करने पर ये आपने देखा भी होगा साबुन, साबुन जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? साबुन जैसा व्यवहार करता है। मतलब साबुन जैसा चिकना होता है। सारक कैसा होता है? साबुन जैसा चिकना होता है। यदि अब इसके बाद और बात करें और इसमें पीएच स्केल में देखा जाए तो पीएच स्केल के अंदर इसका जो मान होता है विद्यार्थियों वो 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है। अम्ल का पीएच स्केल मान देखा जाए तो उसका मान था आपके 0 से लेकर के 7 तक। इसका मान है 7 से 14, 7 से 14। कॉमन कौन है? 7। वो क्या आपका? उदासीन। क्या है? उदासीन। और उसको किस नाम से जानेंगे? लवण के नाम से जानेंगे। तो विद्यार्थियों ये था आपके सारक के मूलभूत लक्षण जो स्पष्ट रूप से सबसे पहले हम स्पष्ट देखते। लेकिन विद्यार्थी ध्यान देना कि कुछ ऐसे होते हैं सारक, आगे हम पढ़ोगे कि सारक को सार भी बोलते हैं, कि जो जलीय विलयन के अंदर घुलनशील होते हैं ना वो सारक सार कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सभी सारक सार नहीं होते, लेकिन सभी सार सारक कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसके बाद यदि सारक का एग्जाम्पल देखें या फिर एक बार पुनः इसमें देख लेते हैं कि सारक क्या होता है। तो सारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है ना? सारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और यदि आपको जांच करनी है तो चूने के पानी को या चूना, ये कड़वे होते हैं हमेशा। ठीक है ना? पोटास, कास्टिक सोडा, ये जितने भी है, क्योंकि ये कास्टिक पोटास होते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। कभी इसको बिना अनुमति या बिना शिक्षक या बिना वैज्ञानिक या बिना
किसी अनुमति से, बिना अनुमति मत छुए, अनुमति लेकर ही छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। और सारक में विशेषता होती है लिटमस पत्र, क्योंकि आगे सूचक होते हैं जो किसी भी रसायन को याद करते हैं कि भाई ये अम्ल है, ये सारक है, ये लवण है, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तित हो रहता है। तो याद रखना कि लाल लिटमस होता है वो सूचक होता है, और उस लाल लिटमस को ये क्या कर देगा, नीला कर देता है, इसलिए हम इसको पहचान लेते हैं कि हाँ ये क्या है, सारक है। दूसरा, जलीय विलयन के अंदर ये क्या देते हैं, ओच आयन, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दूसरा, इस पर छूने करने पर यह साबुन जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे साबुन का आधा करते हैं उसी प्रकार ये व्यवहार करेगा, चिकना वगैरह उस जैसा ही होगा, और अधिकांश सारक से साबुन ही बनाए जाते हैं। दूसरा, इसका पीएच स्केल के अंदर जो पीएच मान होता है वो 7 से स्टार्ट होता है, 7 के बाद और 14 तक होता है। ठीक, तो ये तो आपके इसके सारक के बेसिक गुणधर्म थे जो हमें प्राइमरी रूप से, मूल रूप से पहले दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों इन सारकों के उदाहरण, सारक के उदाहरण। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, सारक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कास्टिक सोडे की। किसकी बात करते हैं, कास्टिक सोडा। विद्यार्थियों कास्टिक सोडे की यदि बात करें तो कास्टिक सोडे का सूत्र है NaOH, ये इसका व्यावसायिक नाम है कास्टिक सोडा। यदि इसका रासायनिक नाम माना जाए तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जिसको कास्टिक सोडे, जिसके साबुन सारी विलयन के साथ, वसी अम्लों के साथ इसका हम साबुन भी बनाते हैं, और भी इसका उपयोग बहुत सारे, जैसे नमक का भी निर्माण इसका होता है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, तो उसमें ये कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं। यौगिक के बारे में जब पढ़ोगे तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। दूसरी यदि बात करें तो दूसरी बात आपका चूने का पानी देखा भी होगा, घरों के अंदर हम यूज लेते भी है, जैसे कभी कभी नींव भरते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम चूना कैरी बैग में लाते हैं, फिर भिगोते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जो भीगा हुआ चूना होता है उसको चूने के पानी, और इसका जो आपका नाम होता है व्यावसायिक नाम चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं पोटास की। किसकी बात करते हैं, पोटास की। तो पोटास का विद्यार्थियों सूत्र होता है आपके, वो होता है KOH, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, याद रखना विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछते हैं, जो रीट की या 3rd ग्रेड की 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो बेसिक कांस्टेबल वगैरह होते हैं उसके अंदर ये कई बार सवाल पूछते हैं कि बताइए पोटास का रासायनिक नाम क्या है। पोटास तो व्यावसायिक नाम है, जो बाजार के अंदर इसका जो व्यापार किया जाता है तो उसको जो नाम होता है उसका पोटास होता है, कभी भी रासायनिक नाम है नहीं होते। ठीक है ना, तो याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। विद्यार्थियों कभी कभी आपके शरीर के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है और हम कहते हैं एसिडिटी बन गई। अब जब एसिडिटी बन गई है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, सारक का, दुर्बल सारक का उपयोग करते हैं। तो इसका विद्यार्थियों सूत्र होता है MgOH(2) या ऑल्टवाइज 2, और इसका जो नाम होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंदर और भी है नौसादार, सॉरी, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और कॉपर हाइड्रोक्साइड। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम इस सारक के अंदर पढ़ते हैं। मुख्यतः ये आप एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये तो आपके थे सारक के कुछ एग्जाम्पल जो विशेष रूप से एग्जाम में आने की दृष्टि में होते हैं, आते भी है।
अब याद रखना विद्यार्थियों, आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार? आर्यनियन सारक। अब आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार सारक की परिभाषा क्या है? आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार सारक की परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन, या इसको हम बोल सकते हैं विद्यार्थियों हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम इस सारक के नाम से जानेंगे, बेस के नाम से जानेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, क्या सभी सारक होते हैं या सभी पदार्थ जो जल के अंदर पूर्ण रूप से OH आयन में अपघटित हो जाते हैं? देखते हैं, आगे ध्यान देना। एग्जाम्पल की यदि बात करें इसके, तो एग्जाम्पल में यदि हम कास्टिक सोडा लेते हैं, NaOH की लेते हैं, तो जब इसको रिएक्शन करवाएंगे जलीय विलयन के अंदर, किसके अंदर? जलीय विलयन के अंदर रिएक्शन करवाएंगे, एक्वा है, ठीक है ना, जलीय विलयन। तो इसमें आपका जो सोडियम है वो भी आयन में, और उसमें जो मुख्य रूप से जो आयन बनेगा वो OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी आपके एक्वा में है और ये भी एक्वा में। एक्वा का मतलब है कि जलीय विलयन के अंदर इसकी अवस्था जलीय विलयन की होती है। तो कहने का मतलब है कि मुख्यतः ये कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस, जिसको हम बोल सकते हैं विद्यार्थियों हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। अब विद्यार्थियों, इसके आधार पर क्या है, वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो प्रबल सारक और दूसरा विद्यार्थियों है दुर्बल सारक। कौन सा सारक? प्रबल सारक और दुर्बल सारक। अब प्रबल सारक क्या होता है, दुर्बल सारक क्या होता है? पीएच स्केल के तौर पे देखा जाए तो जिसका पीएच मान 7 से जैसे जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाते हैं, तो 14 वाला जो जिसका पीएच मान होगा वो एकदम प्रबल होगा। लेकिन आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार प्रबल सारक कौन से होते हैं? तो याद रखना विद्यार्थियों, आर्यनियन के अनुसार कि वे पदार्थ या वे सारक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे विद्यार्थियों? उसे हम प्रबल सारक के नाम से जानेंगे। अब ये प्रबल सारक के कौन कौन से एग्जाम है विद्यार्थियों? तो याद रखना, एक तो आपका है कास्टिक सोडा, जिसका पीएच मान के देखा जाए तो 14 होता है, और यदि सारकों के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रबल सारक है तो वो आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अम्ल के अंदर देखा जाए तो सबसे प्रबल अम्ल आपका होता है HCl, जिसका पीएच मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और जिसका मान 14 होता है वो प्रबल सारक, और जिसका मान 0 होता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। तो इसमें आपका NaOH, KOH, ये जो आपके सारक होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि दुर्बल सारक की बात करें तो वो ये कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के पूर्ण अपघटित नहीं होते हैं। विद्यार्थियों याद रखना कि ये पूर्ण अपघटित नहीं होते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं अनअपघट्य। अनअपघट्य का मतलब है वो पूर्णतः OH माइनस नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर रह जाता है। तो ऐसे जो आपके सारक होते हैं वो आपके जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन से होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके दुर्बल सारक के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? दुर्बल सारक के रूप में होते हैं। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये आपके सारक के एग्जाम्पल थे, ठीक है ना। और सारक के अंदर प्रबल और दुर्बलता के आधार पर आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि जो जल के अंदर पूर्ण तरीके से अपघटित है तो वो तो आपके प्रबल सारक, और जो पूर्ण तरह अपघटित नहीं है, अनअपघट्य है, वो आपके दुर्बल सारक है, जिसमें आपके एग्जाम्पल भी लिखवा दिए। अब यदि बात करें तुलना अम्ल और सार की, तो अम्ल में प्रबल अम्ल आपका होता है HCl, और सारक में आपका जो प्रबल सारक होता है वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो विद्यार्थी होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे रसायन की, और वो आपका है लवण। कौन सा है? लवण है। अब इसमें बात करते हैं लवण की। आगे ध्यान देना विद्यार्थियों, तीसरा जो हमारा टॉपिक है लवण, जिसको विद्यार्थियों
हम साल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साल्ट के नाम से जानते हैं। और घरों के अंदर जो नमक यूज लेते हैं, उस नमक का जो रूप है वो लवण का है। किसका है? लवण का है। तो लवण क्या है विद्यार्थियों? लवण वो पद्धति है जो इन अम्ल और सारक से क्रिया करके बनता है। किससे बनता है? अम्ल एवं सारक से क्रिया करके बनता है। तो इसकी जो डेफिनेशन की यदि बात करें कि डेफिनेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम लवण के नाम से जानते हैं। उसे लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, ये अभिक्रिया उदासीन हो रही है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उदासीनी अभिक्रिया। और उदासीनी अभिक्रिया के साथ हम इसको यह भी कह सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। याद रखना विद्यार्थियों, लवण किसे कहते हैं कि अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। कैसे निर्माण होता है? तो रिएक्शन ध्यान देना विद्यार्थियों कि सबसे पहले रिएक्शन की बात करें तो ये आपका है एसिड, ठीक है ना। और एसिड के साथ हम किसको मिलाएंगे? बेस को मिलाएंगे। जब दोनों रिएक्शन होगी तो किसका निर्माण होगा? साल्ट प्लस जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? साल्ट और जल का निर्माण होगा। अब कैसे होता है? यदि उदाहरण की बात करें तो सबसे प्रबल अम्ल है आपका HCl और सबसे प्रबल क्षारक है आपका NaOH, ठीक है ना। और ध्यान देना विद्यार्थियों, अब जब दोनों की क्रिया करवाएंगे आप, किसकी? HCl की और NaOH की, तो आपको प्राप्त क्या होगा? HCl में से हाइड्रोजन निकल जाएगा और NaOH में से OH निकल जाएगा और NaCl आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो बनने वाला जो रिएक्शन होगा वो होगा NaCl, साथ में हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन आपस में जुड़ करके किसका निर्माण कर देंगे? जल का निर्माण कर देंगे। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि एक प्रबल अम्ल जिसका pH मान 7, एक प्रबल क्षारक जिसका pH मान 7, जब दोनों क्रिया करेंगे तो एक pH मान 0 होगा उसका, ठीक है ना। और एक pH मान 7 जो एक उदासीन प्रकृति या लवणीय प्रकृति को रखता है, और वो है आपका सोडियम क्लोराइड, जो एक लवण है, उदासीन प्रकृति का है, और जिसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? याद रखना विद्यार्थियों, एसिड एंड बेस से क्रिया करने से साल्ट का निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड का। और साथ में जल भी एक उदासीन प्रकृति का होता है। आसूत जल हमेशा pH मान क्या होता है? 7 ही होता है। और दूसरी बात विद्यार्थियों याद रखना एक और, जैसे आर्यनियन सिद्धांत के अनुसार अम्ल ने क्या त्यागा? H+ और क्षारक ने क्या डाला? OH-। H+ और OH- मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो याद रखना ये भी एक लवणीय प्रकृति दर्शाता है। अब विद्यार्थियों इसमें 2 एग्जाम्पल और है, ठीक है ना। आगे ध्यान देना कि लवण होता है, क्या लवण लवणीय होता है? नहीं विद्यार्थियों, लवण भी 3 टाइप्स के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो आपने जहाँ तक ये पढ़ा है कि कौन कौन से आपके रसायन होते हैं, तो इसमें आपने रसायनों के बारे में अध्ययन किया, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इनके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत भी होते हैं, थ्योरियाँ भी होती है कि अम्ल और सिद्धांत के बारे में और किस किसने थ्योरी दी। तो उसमें आगे आपके आते हैं ब्रांस्टेड, लोरी, लुईस अम्ल। इन्होंने इस अम्ल और क्षार के बारे में पूर्ण तरीके से और भी व्याख्या की। लेकिन आज का जो एपिसोड था वो यहाँ तक ही है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि हमारे बायोलॉजी वाले SP सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिसको भी मालूम नहीं है वो आप हमारे इस बायोलॉजी वाले SP सर यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख के छोड़े ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और साथ में विद्यार्थियों इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए।
और जो भी आपके जो प्रश्न बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट दर्ज करें, ताकि उसके आपको रिप्लाई भी मिलेगी, रिस्पांस भी मिलेगा, संतुष्ट जवाब भी मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों, पुनः एक बार एसपी सर आपसे निवेदन कर रहा है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आज की क्लास को यहीं पर मोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।